हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे और आज हम आपके लिए लेकर आए यहाँ पे डायनेमो। आखिर डायनेमो होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका जो इतिहास जो हिस्ट्री है क्या है। तो आज हम लोग डायनेमो के माध्यम से यहाँ पे पूरे उसके चीज़ में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता है डायनेमो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है डायनेमो से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप लोग बोले अगर डायनेमो, तो डायनेमो जो शब्द है ग्रीक शब्द है, जो डायनामिसिस से उत्पन्न हुआ है। जो डायनेमो शब्द है क्या, ग्रीक शब्द है जो डायनामिसिस से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है पावर या शक्ति। मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनरेटर या जनित्र से होता है जो कंप्यूटेटर के उपयोग से दिश धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो पहले विद्युत जनरेटर थे जो उद्योग के लिए विद्युत शक्ति के उत्पादन में सक्षम थे। डायनेमो के सिद्धांत के आधार पर ही बाद में कई अन्य विद्युत उत्पादन करने वाले रूपांतरक उपकरणों का विकास हुआ है, जिसमें विद्युत मोटर, पत्रवर्ती धारा जनित्र और रोटरी कन्वर्टर शामिल है। आपको यहाँ पे डायनेमो का पिक स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन के लिए इनका उपयोग कभी कभी किया जाता है, क्योंकि आज प्रतिवर्ती धारा का प्रभुत्व तो बढ़ गया है। कंप्यूटेटर उतना लाभकारी नहीं रहा और ठोस अवस्था विधियों का उपयोग करके प्रतिवर्ती धारा को आसानी से दिश धारा में रूपांतरित किया जा सकता है। आज भी किसी किसी स्थिति में डायनेमो शब्द का उपयोग जनरेटर के लिए कई स्थानों पर किया जाता है। एक छोटा विद्युत जनरेटर जिसे रोशनी पैदा करने के लिए साइकिल के पहियों में हब में बनाया जाता है, हब डायनेमो कहलाता है। हालांकि ये हमेशा प्रतिवर्ती धारा उपकरण है। इसकी अगर परिचय की बात करें तो जो डायनेमो में घूर्णन करती है, तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके आंतरिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। डायनेमो में एक स्थिर संरचना होती है जिसे स्टेटर कहा जाता है, जो एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध कराता तथा घूर्णन करती है। वाइंडिंग्स का एक सेट होता है जो आर्मेचर कहलाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घूमता है। चुंबकीय क्षेत्र में तार की गति के कारण धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर बल उत्पन्न होता है, जिससे तार में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। छोटी मशीनों में स्थित चुंबकीय क्षेत्र को एक या अधिक स्थायी चुंबकों के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। बड़ी मशीनों में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र एक या अधिक विद्युत चुंबकियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसे आमतौर पर क्षेत्र कुंडली कहा जाता है। कंप्यूटेटर की आवश्यकता दिश धारा के उत्पादन के लिए हुई। जब तार का एक लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो इसमें उत्पन्न प्रेरित विभव प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद उलट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ती धारा का उत्पादन होता है। हालांकि विद्युतीय प्रयोगों के प्रारंभिक दिनों में प्रतिवर्ती धारा का कोई ज्ञात उपयोग नहीं था। विद्युत के कुछ उपयोगों जैसे विद्युत लेपन में तरल बैटरियों की सहायता से दिश धारा का उपयोग किया जाता है। डायनेमो का आविष्कार बैटरी के प्रतिस्थापन के रूप में किया गया। कंप्यूटेटर मोटे तौर पर एक रोटरी स्विच होता है। इसमें मशीन के सॉफ्ट पर चढ़ाए गए संपर्कों का एक सेट होता है, जिन्हें ग्रेफाइट ब्लॉक के स्टेशनरी स्थिर संपर्कों के साथ संयोजित किया जाता है, जो ब्रश कहलाते हैं। क्योंकि सबसे पहले लगाए गए इस प्रकार के संपर्क धातु के ब्रश थे। जब विभव उलटता है, कंप्यूटेटर बाह्य पथ के लिए वाइंडिंग्स कनेक्शन को उलट देता है, इसलिए प्रतिवर्ती धारा के बजाय निरंतर एक दिश धारा का उत्पादन होता है। इसकी अगर ऐतिहासिक मिल की पत्थर की बात की जाए, पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार 1831 में माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार पहले किनके द्वारा किया गया था, 1831 में माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। इसमें तांबे की एक डिस्क को चुंबक के ध्रुवों के बीच घुमाया गया था। यह डायनेमो नहीं था, इसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया गया था। बहरहाल फैराडे की डिस्क बहुत कम वोल्टेज उत्पन्न करती थी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा केवल एक ही पथ प्रभावित हो रहा था। फैराडे और अन्य लोगों ने पाया कि अगर तार को कई बार घुमाकर कुंडली बना दी जाए तो वो वाइंडिंग उच्च और अधिक उपयोगी वोल्टेज उत्पन्न करती है। तार की वाइंडिंग्स में घेरों की संख्या को बदलकर कोई भी वांछित वोल्टेज आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इसी विशेषता का उपयोग के बाद जनरेटर के सभी डिजाइनों में किया गया। बस दिश धारा के उत्पादन के लिए कंप्यूटेटर के आविष्कार की आवश्यकता थी। जेडिक का डायनेमो, ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जेडिक का डायनेमो है। 1827 में हंगरी के एन्योस जेडिक ने विद्युत चुंबकीय घूर्णन उपकरणों के साथ प्रयोग करने शुरू किए, उन्होंने विद्युत चुंबकीय स्व रोटर कहा। एक ध्रुवीय ने विद्युत स्टार्टर के प्रोटोटाइप में स्थिर और घूर्णन करने वाले दोनों भाग विद्युत चुंबकीय थे। उन्होंने डायनेमो की अवधारणा सीमेंस और व्हीटस्टोन से लगभग 6 साल पहले दी थी। उन्होंने इस पेटेंट ने नहीं कराया, क्या
क्या सोचा कि वो ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति नहीं है। उन्होंने डायनेमो में स्थानीय चुंबकियों के बजाय एक दूसरे के विपरीत दो विद्युतीय चुंबकीय का उपयोग किया था जो रोटर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित करती थी। यह डायनेमो स्वप्रेरण के सिद्धांत की खोज भी की थी। पिक्सी की अगर डायनेमो की बात की जाए तो फैराडे के सिद्धांत पर आधारित पहले डायनेमो का निर्माण 1832 में एक फ्रांसीसी उपकरण निर्माता हिप्पोलाइट पिक्सी द्वारा किया गया था। इसमें एक अस्थायी चुंबक का उपयोग किया गया था जो एक क्रैक के द्वारा घूर्णन करती थी। घूमते हुए चुंबक को इस प्रकार से रखा गया था कि विद्युत रोधित तार में लपेटा गया लोहे का एक टुकड़ा इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच से होकर गुजरता था। पिक्सी ने पाया कि हर बार जब ध्रुव और कुंडली का एक दूसरे के पास होकर गुजरते हैं तो तार में विद्युत धारा का आवेग उत्पन्न होता है। हालांकि चुंबक से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव विपरीत दिशा में धारा को प्रेरित करते हैं। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में रूपांतरित करने के लिए पिक्सी ने कम्यूटेटर की खोज की। यह सॉफ्ट पर एक विभाजित धातु का बेलन था जिसमें धातु के दो स्प्रिंग संपर्क सॉफ्ट के दोनों ओर थे। पेसिनोटी डायनेमो। इस प्रारंभिक डिजाइनों में एक समस्या थी, इनके द्वारा विद्युत धारा में धारा के आवेगों की एक श्रृंखला होती थी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप औसत शक्ति का उत्पादन कम होता था। इस तरह से उस समय की विद्युत मोटर में डिजाइनर चुंबकीय परिपथ में बड़े वायु अंतराल के गंभीर हानिकारक प्रभावों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। भौतिकी ने एक इतालवी प्रोफेसर एंटोनियो पेसिनोटी ने 1860 के दशक में इस समस्या का समाधान किया। इसके लिए उन्होंने घूर्णन करते हुए द्विध्रुवीय अंशीय कुंडली को बहुध्रुवीय टोरॉइड कुंडली को प्रतिस्थापित कर दिया। टोरॉइड बनाने के लिए उन्होंने लोहे की एक रिंग पर लगातार वाइंडिंग्स लपेटी और रिंग के चारों तरफ बराबर दूरी के बिंदुओं पर इसे कम्यूटेटर से जोड़ दिया। इसे कम्यूटेटर कई खंडों में विभाजित हो गया। इसका अर्थ यह था कि कुंडली का कुछ हिस्सा लगातार चुंबक में से होकर गुजर रहा, जिससे धारा निरंतर हो गई। सीमेंस और व्हीटस्टोन के डायनेमो 1867 की बात करें तो डायनेमो के पहले व्यवहारिक डिजाइनों की घोषणा अलग अलग और एक साथ डॉ वार्नर सीमेंस और चार्ल्स व्हीटस्टोन के द्वारा की गई। 17 जनवरी 1867 को सीमेंस ने बर्लिन अकादमी में डायनेमो इलेक्ट्रिक मशीन पहली बार उपयोग में लाया गया शब्द की घोषणा, जिसने स्टेटर क्षेत्र में उत्पन्न करने के लिए अस्थायी चुंबकों के बजाय स्वयं पावर उत्पन्न करने वाले विद्युत क्षेत्र। व्हीटस्टोन ने रॉयल सोसाइटी में एक पेपर पढ़ते हुए इसी तरह के एक डिजाइन की घोषणा की। इनमें अंतर यह था कि सीमेंस के डिजाइन में स्टेटर विद्युत चुंबकीय रोटर के साथ श्रृंखला में थे, जबकि व्हीटस्टोन की बात की जाए व्हीटस्टोन के डिजाइन में समांतर थे। अस्थायी चुंबकियों के बजाय विद्युत चुंबकीय का उपयोग के लिए डायनेमो की शक्ति उत्पादन की दर को अत्यधिक बढ़ा देता था और इस तरह से पहली बार उच्च ऊर्जा का उत्पादन किया गया। इस आविष्कार का उपयोग सीधे बड़े स्तर पर विद्युत के बड़े औद्योगिक उत्पादन के लिए किया गया था। उदाहरण के लिए 1870 के दशक में सीमेंस ने धातु और अन्य सामग्री के उत्पादन के लिए विद्युत आर्क फर्नेस भट्टी ऊर्जा देने के लिए विद्युत चुंबकीय डायनेमो का उपयोग किया। ग्राम रिंग डायनेमो की पिक आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। ग्राम रिंग का छोटा डायनेमो 1878 के आसपास विकसित हुआ था। ये पिक आपको दिख रहा होगा। जेनोब ने ग्राम 1871 में पहले व्यावसायिक पावर प्लांट का डिजाइन बनाते समय पेसिनोटी के डिजाइन की ओर फिर से खोजा, जिसे 1870 के दशक में पेरिस में संचालित किया गया। ग्राम के डिजाइन का एक और फायदा यह था कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स के लिए एक बेहतर फ्लक्स का उपयोग किया गया। इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र वाले स्थान को भारी लोहे कोर से भर दिया गया और स्टेशनरी और घूर्णन करने वाले भावों के बीच वायु अंतराल को न्यूनतम कर। ग्राम का डायनेमो पहली मशीन थी जो उद्योग के लिए व्यावसायिक मात्रा में विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकती थी। बाद में ग्राम रिंग पर सुधार किए गए, लेकिन तार के घूमते हुए अंतहीन लूप की मूल अवधारणा को सभी आधुनिक डायनेमो में बनाए रखा गया। ब्रश डायनेमो। चार्ल्स एफ फ्रस ने 1876 में अपना पहला डायनेमो संकलित किया था, जिसमें घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली ट्रेडमिल का उपयोग शक्ति उत्पादन के लिए किया गया था। अमेरिकी पेटेंट इम्प्रूवमेंट इन मैकेनिक इलेक्ट्रो मशीन्स को 24 अप्रैल 1877 को जारी किया गया। ब्रश ने ग्राम के मूल डिजाइन से शुरुआत की। इसमें तारे साइड में थी और रिंग का आंतरिक भाग क्षेत्र के प्रभावित जोन से बाहर था और अत्यधिक ऊष्मा को बरकरार रखा। इस डिजाइन में सुधार करने के लिए उसकी रिंग आर्मेचर की आकृति को एक डिस्क के रूप में बनाया गया, जबकि ग्राम का आर्मेचर बेलनाकार था। क्षेत्र विद्युत चुंबकों की परिधि के चारों ओर रखने के बजाय आर्मेचर डिस्क के पार्श्व में रखा गया। इसमें 4 विद्युत चुंबकों का उपयोग किया गया था, उत्तरी ध्रुव और 2 दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे के विपरीत रखे गए। इनमें डिस्क के आर्मेचर के प्रत्येक साइड पर रखा गया। 1881 के ब्रश इलेक्ट्रिक कंपनी के डायनेमो को 89 इंच लंबा, 28 इंच चौड़ा और 36 इंच ऊंचा दर्जा गया। इसका वजन 4800 पॉट था और लगभग यह 700 घूर्णन प्रति मिनट की गति से चलता।
यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा डायनेमो माना गया था। इसमें 40 आर्क लाइटों का उपयोग होता था और इसके लिए 36 हॉर्स पावर की आवश्यकता होती थी। विद्युत मोटर के सिद्धांत की खोज की जाए तो हालांकि मूल रूप से इस उद्देश्य के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यह पाया गया है कि डायनेमो विद्युत मोटर का काम कर सकता है। जब इसे बैटरी या किसी दूसरे डायनेमो दिश धारा की आपूर्ति की जाए तो 1873 में वियना में एक औद्योगिक प्रदर्शनी में ग्राम ने पाया कि उसके डायनेमो का सॉफ्ट घूमने लगा। जब उसने टर्मिनल की गलती से विद्युत उत्पादन करने वाले एक दूसरे डायनेमो को जोड़ दिया गया। हालांकि यह एक विद्युत मोटर का पहला प्रदर्शन नहीं था, लेकिन यह पहला व्यवहारिक प्रदर्शन था। यह पाया गया कि डिजाइन में एक ही तरह की विशेषता को जो डायनेमो को प्रभावित बनाती है वो मेटर को प्रभावित बनाती है। ग्राम का प्रभावी डिजाइन, इसमें छोटे चुंबकीय वायु अंतराल थे और तार की कई कुंडलियाँ को कई विभाजित कम्यूटेटर से जोड़ा गया था। वह सभी व्यवहारिक दिश धारा मोटरों के डिजाइन का आधार बन गया था। दिश धारा उत्पन्न करने वाले बड़े डायनेमो उन स्थितियों समाजजनक होते थे यहाँ 2 या अधिक डायनेमो एक साथ काम कर रहे होते। एक इंजन दूसरे की तुलना में कम पावर पर चल रहा होता है। कम क्षमता इंजन की घूर्णन के बजाय अधिक क्षमता के इंजन वाला डायनेमो कम क्षमता के इंजन वाले डायनेमो को चलाने लगता है, जैसे यह मोटर हो। ऐसी रिवर्स ड्राइविंग से डायनेमो का इंजन चलने लगता है और कम क्षमता वाले डायनेमो में खतरनाक रिवर्स स्पिनिंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जब कई डायनेमो को एक साथ इस तरह से पावर के स्रोत से जुड़ा जाता है तो वे सभी इंजनों जोड़ने जैकशॉफ्ट का उपयोग करते हैं, एक साथ एक चलने लगते हैं और रोटर में असंतुलन पैदा उत्पन्न। कम्यूटेटर से युक्त दिश धारा जनरेटर के रूप में डायनेमो की बात की जाए तो ऐसी प्रतिवर्ती धारा जनरेटर की खोज के बाद जब वास्तव में प्रतिवर्ती धारा का उपयोग किया किसी भी स्थान पर किया जा सकता। शब्द डायनेमो का उपयोग विशेष रूप से कम्यूटेटर से युक्त दिश धारा विद्युत जनरेटर के संबंधित हो गया, जबकि प्रतिवर्ती धारा जनरेटर में स्लिप रिंग या रोटर चुंबक का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे ऑल्टरनेटर कहा जाता है। ऐसी विद्युत मोटर जिसमें स्लिप रिंग या रोटर चुंबक का उपयोग किया जाता था उसे तल्यकालिक मोटर कहा जाने लगा और कम्यूटेटर से युक्त दिश धारा मोटर को विद्युत मोटर भी कहा जाना। हालांकि यह बात समझी जा चुकी थी कि यह जनरेटर की तरह सिद्धांत पर ही काम करती है। रोटरी कन्वर्टर का विकास, जब डायनेमो और मोटर आसानी से यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा को एक दूसरे में रूपांतरित करने में लगे तो इन्हें रोटरी कन्वर्टर नामक उपकरण में संयुक्त रूप से काम में लिया गया। यह घूर्णन करने वाली मशीन होती थी जिसका उद्देश्य विद्युत शक्ति का उत्पादन करना नहीं होता, बल्कि यह एक प्रकार की विद्युत धारा को दूसरे प्रकार में रूपांतरित करते। उदाहरण के लिए प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में या बहुदिशीय एक रोटर वाले उपकरण थे जिनमें घूमने वाले संपर्कों के 2 या अधिक सेट होते थे। आवश्यकता के अनुसार कम्यूटेटर या स्लिप रिंग, इनमें से एक उपकरण को घुमाने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग के एक सेट से शक्ति प्रदान होता था। रोटरी कन्वर्टर सीधे आंतरिक रूप से किसी भी प्रकार की शक्ति दूसरे प्रकार में रूपांतरित कर सकता है। इसमें प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा के बीच रूपांतरण 3 फेज और एक शक्ति के बीच रूपांतर 25 हर्ट्ज एसी और 60 हर्ट्ज एसी एक ही समय इस पर अन्य भिन्न आउटपुट वोल्टेज के बीच रूपांतरण शामिल है। रोटर का आकार और भार बड़ा था ताकि रोटर एक फ्लाई व्हील का काम कर सके और आपूर्ति की जा रही शक्ति में अचानक परिवर्तन आने पर निरंतर शक्ति प्रदान कर सके। प्रारूप रोटरी कन्वर्टर का उपयोग आज भी मैनहट्टन में वेस्ट इन IIT सबवे में किया जाता है। 1960 के दशक में अंत में संभवतः कुछ साल इन्हें 25 हर्ट्ज एसी के द्वारा संचालित किया जाता था और ये ट्रेनों के लिए 600 वोल्ट की दिश धारा उपलब्ध कराती। रोटरी कन्वर्टर्स की प्रौद्योगिकी को 20वीं की सदी में प्रारंभ मरकरी वेपर रेक्टिफायर के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जो छोटे थे, कंपन और शोर उत्पन्न नहीं करते थे और इन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती। इस प्रकार का रूपांतरण कार्य वर्तमान के रूप में किया जाता था। इसकी अगर आधुनिक उपयोग का बात की जाए तो डायनेमो अभी हम लोग को सभी को पता है कहाँ कहाँ यूज होता है। डायनेमो का उपयोग आज भी कम क्षमता के उत्पादन में किया जाता है, विशेष रूप से जहाँ कम वोल्टेज की दिश धारा की आवश्यकता होती है। चूँकि इन अनुप्रयोगों में यह अर्धचालक रेक्टिफायर के युक्त अल्टरनेटर पर प्रभावित होता है। हाथ के क्रैक वाले डायनेमो का उपयोग क्लॉकवर्क, रेडियो, हाथ से चलने वाली फ्लैश लाइट, मोबाइल फ़ोन, रिचार्जर और बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए अन्य मानव संचालित उपकरणों में किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डायनेमो को यूज कहाँ होता है, इसका आविष्कार कब हुआ था, और आशा करते हैं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।